एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। कल का क्वेश्चन एक बचा हुआ था ना, फंडामेंटल राइट्स वाला। यस सर। वो फंडामेंटल वो राइट्स एक वाला हाथ से क्वेश्चन लेता है और दूसरे हाथ से। फंडामेंटल राइट्स वाला क्वेश्चंस आप देखो, पढ़ो उस क्वेश्चन को एक बार। आप जरा क्वेश्चन को रीड आउट कर दो, कोई भी एक आदमी रीड आउट कर दो यार आप लोग। कोई पढ़ रहा है कि हम? कोई एक पढ़ दो यार, क्वेश्चन क्या ही है, ग्रुप पे भी तो पोस्टेड है। यस सर। हाँ तो पढ़ो। What the Constitution gives with one hand, it takes away with another. Critically discussed with a reference to the fundamental rights in the Indian Constitution. ठीक है, तो क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है, फंडामेंटल राइट्स वाले कॉलम को विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये बताइए फंडामेंटल राइट्स का मोटो क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। Establishment of political democracy. स्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ऑल्दो ये पार्शियली करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। और बताइए दूसरा पॉइंट। To ensure right to life and liberty. To limit the ये सब powers of state. दैट्स राइट। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, लिमिट द राइट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा और बताइए। पहला पॉइंट होता है हमारा लिमिट द राइट्स ऑफ स्टेट नहीं होता है, लिमिट द, आप अगर ध्यान Powers देंगे of तो state, sir. गवर्नेंस या पावर्स ऑफ स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, राइट्स तो पीपल के होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट बताइए, फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंट हैं? No, No, sir. sir. It can be. No, It can be मतलब altered. reasonable restrictions are there. ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। आर्टिकल आपको पता है कि कौन से आर्टिकल में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का डिस्कशन किया हुआ है? Article That 19, sir. 19 में 92. सर, 19 2 से आर्टिकल Article 19, Part 2. 19 2 से 19 6 19(2) कुछ आर्टिकल्स के लिए है, 19(3) कुछ पॉइंट्स के लिए है, 19(4) कुछ पॉइंट्स के लिए है। तीन हमारे क्लॉज हैं Yes, sir. जिसमें आपको टोटल ये बताया गया है लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑन वन हैंड इट टेक्स विथ अनदर। तो अब ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या देता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारा राइट्स देता है। Yes. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया कि राइट्स दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ले क्या लेता है वापस हमसे, हमारे राइट्स किस फॉर्म में? लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शन, और दूसरा क्योंकि ये अमेंडेबल है। फंडामेंटल राइट्स किसके थ्रू, इसके जजमेंट के थ्रू अमेंडेबल डिक्लेयर किया गया था? सर पहला तो गोलकनाथ केस में किया गया था। गोलकनाथ केस में It can. अमेंडेबल डिस्कस नहीं किया गया था। गोलकनाथ केस में ये बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल नहीं, राइट्स को उसके पहले सबसे, शंकरी प्रसाद केस में सर। ठीक है, जो AK गोपालन केस था ना 1951 का, जिसके थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट आया था, उसके थ्रू बताया गया था। ठीक है, फिर केरला एजुकेशन बिल था, उसके थ्रू बताया गया था। और फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स को इरिटेबल, पहली बात तो नॉन इरिटेबल गोलकनाथ केस बताया। तो हमने इस जर्नी को क्या देखा फंडामेंटल राइट्स को, कि पहले अगर आप देखेंगे तो AK गोपालन केस आया, ठीक है, जो बताया इरिटेबल है। दूसरा हमारे पास क्या है, चंपारण दो राई राजन केस आया। तीसरा हमारे पास क्या आता है, गोलकनाथ केस। ठीक है, चौथा गोलकनाथ केस के बाद क्या आता है कि पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लेके आती है, जिस अमेंडमेंट को बोलते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, फिर पार्लियामेंट लेके आती है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये फ्लो चार्ट बनाते जाइएगा आप लोग, ये फ्लो चार्ट एग्जामिनेशन में जब भी आपको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन है ना, मतलब आंख बंद करके बनाना है। ये वो फ्लो चार्ट है जो आपको ये बताएगा एग्जामिनर को कि आपको फंडामेंटल राइट के जेनेसिस, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, वहां से लेकर फंडामेंटल राइट आज कहाँ तक पहुंचा है, वहां तक का डिस्कशन है ये।
ठीक है। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद केशवानंदा भारती आता है, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स आता है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो एसआर बोमई में, ऑल्दो ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है बट कुछ पार्ट्स हैं इसके जो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंटेंट कम है तो ये यहाँ लिख सकते हैं, बट इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आप वुमेन देखेंगे रोबोट्स पे। एक सेकंड रुक जाइए, हम आपसे पूछेंगे। ये आईआर कोहेलो केस हुआ, और इसके बाद फिर आप जब देखेंगे तो श्रेया सिंगल केस हुआ, ठीक है। और श्रेया सिंगल के बाद अगर रिसेंटली आप देखेंगे तो केएस पुट्टू स्वामी वाला जो केस था, राइट टू प्राइवेसी वाला जो केस था, वो वाला केस, जो केस लिस्ट जो मैंने शेयर किया है ग्रुप पे, सबने सबके पास है अभी फिलहाल, Yes, sir. ठीक है। तो उस केस लिस्ट को क्या करना है ना, प्रिंट आउट निकाल के अपने दीवार पे चिपका दीजिए, या आपने जो भी करना है करिए, उसको सुबह उठ के डेली पढ़ना है एक बार। उससे फायदा ये होगा ना कि जब इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके पास मिसिंग होगा ना, तो वो केसेस आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये जर्नी आपने फंडामेंटल राइट्स का ये बताया कि कैसे फंडामेंटल राइट्स, पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक राइट दिया, फिर डिफरेंट जजमेंट के थ्रू फाइनली ये डिक्लेयर हो गया कि लिमिटेशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिमिटेशन पुट करता है। तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 19 सिर्फ कोट नहीं करेंगे, आप लिखेंगे 19(2) के तहत क्या क्या, 5-6 टोटल है 19(2) के तहत, किसी को याद है? Uh, आर्टिकल 19(2) के तहत टोटल 6 हैं। उन 6 में आप नोटिस करिएगा, ये पहला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तीसरा अगर आप नोटिस करेंगे तो वो है आपको पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ठीक है। फिर चौथा आप नोटिस करेंगे तो है कंटेम्प्ट, पांचवा आप नोटिस करेंगे तो है डिफेमेशन, और छठा एक है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन, ठीक है। ये आपके 19 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हुआ, ठीक है। ये पहला रेस्ट्रिक्शन हुआ, फर्स्ट कॉलम, जो कॉमन सिटीजन पे हुआ। एक और रेस्ट्रिक्शन एक और जगह मेंशन है फंडामेंटल राइट्स का, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस और इन पे लगता है, याद है किसी को? कौन सा 31 आर्टिकल है? 33. uh, शायद 33 है सर। 33 है 30 कि 34 है? 33 और 34 दोनों है, एक तो sir, गलत बोल 33 रहे हैं, 34 है. 34 है। 33 आपको वो नहीं कहता, 33 कहता है कि अमेंडमेंट राइट्स टोटल पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। और दूसरा चीज 34 जो है, वो राइट्स ये कहता है कि जहां पर मार्शल लॉ इन्वॉल्व होंगे वहां पर ये राइट्स नहीं होंगे, तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, राइट्स में क्योंकि दो तरीके के यहाँ पर आएंगे, एक 33 के अंदर आएंगे, एक 34 के अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखिए 33 में आप यहाँ, पहले हम 34 डिस्कस करते हैं। 34 क्या कहता है, मार्शियल लॉ वाला केस है, जो कि जनरल जगह जो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आएगा तो वहां फंडामेंटल राइट्स हैम्पर किया जाएगा। और दूसरा एक 33 में क्या कहता है कि जो आर्म फोर्सेज हैं और जो बाकी लोग इन पब्लिक सर्विस है, उनको वो सारे राइट्स नहीं दिए जाएंगे जो एज कम्पेयर टू नॉर्मल पब्लिक को दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने तीन तरीके के, अभी पूरी दुनिया सिर्फ इसको लिखती है, आप जब लिखेंगे लिमिटेशंस के कॉलम को तो आप इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, 3 कॉलम मिला आपको। और बताइए, और कुछ याद आ रहा है आपको? आपने पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में ही है। और बताइए, कहीं पर कोई ध्यान आ रहा है? 358 या 359 ऐसे ही कुछ. ठीक है। फिर 358 और 359 के तहत ये क्या कहता है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, जो इमरजेंसी लगती है, तो इसमें प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन लगता है, और एक में प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन नहीं लगता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, और तब भी उसमें आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 हैम्पर नहीं होता है, ठीक है। तो आपने टोटल लिमिटेशन कितना कॉलम पढ़ा? 4 कॉलम पढ़ा। पहले आपने ये प्रूफ किया कि कैसे फंडामेंटल राइट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है और कोर्ट्स उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा आपने ये प्रूफ किया कि लिमिटेशंस क्या क्या है। अब इसमें हम एग्जांपल्स क्या क्या देंगे, अब इसमें एग्जांपल बताइए, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या राइट्स देता है, और एग्जांपल बताइए जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स रोकता है। इसको गिव्स कर देते हैं, इसको स्टॉप्स कर देते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एग्जांपल बताइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए ठीक है, हमें ये फ्रीडम देती है. फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन सब मान लिए, ठीक है। दूसरा रिलीजन का देता है, ठीक है। तीसरा एजुकेशन का देता है 21A। चौथा आप देखेंगे तो राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड वाला जो आर्टिकल नंबर 21 है, ठीक है। आप 4 एग्जाम्पल यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। स्टॉक्स में बताइए क्या क्या होता है। सर फिर मैं भूल रहा हूँ इसका। बताइए, रीजनेबल कुछ भी रिस्ट्रिक्शन, बोलिए, कोई दिक्कत रीजनेबल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन, बताइए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का वो पॉइंट डिस्कस कर लिया। हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, थियरी नहीं अब पूछ रहे हैं। जैसे ये सब एग्जाम्पल हुआ कि प्रेस का सर एग्जाम्पल, रिलीजन during पे। सर sir, during COVID, the movement of people was restricted for वो एक for the health issues. ठीक है, आप बोल रहे हैं पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, उसके तहत नॉर्मल मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। एक और चीज बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, आप जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनमें आपकी मूवमेंट अलाउड है पूरी पूरी? यस सर, नहीं, इनर लाइन नॉर्मल, परमिट। हाँ नॉर्मल सर, ILP नॉर्मल लाइन पर। नहीं है ना? तो आईएलपी नहीं, इज इनर एन लाइन पड़ी एग्जांपल है। ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर आप ये बताओ कि क्या लैंड वगैरह जो सब्जेक्ट बिफोर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो अभी तो मान लो अब आ गया टोटल इन उसके अंदर, लैंड परमिट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या फिर कोई भी जो रूल लगता है, क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में विदाउट उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के पासेस क्या रूल आप लगा सकते हैं? नहीं, ये राइट्स भी आपको उनको शेड्यूल 5 कॉन्स्टिट्यूशन और ही, शेड्यूल 6 स्टेट्स में ठीक भी है। फिर लैंड शेड्यूल रूल। 140 फाइव और शेड्यूल 6 का जो डिस्कशन है वो हुआ। फिर आप ये बताइए, 144 ठीक है। 144 तो वो तो आपको आईपीसी का धारा हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आया। हम यहाँ संवैधानिक की सर बात कर रहे हैं, संवैधानिक रेस्ट्रिक्शंस बताइए। सर movement of prostitutes in a certain area, restriction of prostitute on certain residential area, कि उनको मूव करने नहीं दिया तो उनको एक पर्टिकुलर एरिया पे रहने दिया जाता है। ऐसा कोई मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। वो नॉर्मल, ऐसा कोई मेंशन करके नहीं है। और बट इन सर जनरल, इन जनरल देखिए। और दूसरी बात, एक नो स्मोकिंग लिंग्विस्टिक, जोन। लिंग्विस्टिक जो एरिया, वो तो नो स्मोकिंग जोन, ये सब एग्जांपल हो गए, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ। आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि डीपीएसपी के तहत आर्टिकल नंबर 48 में 47 में बोला गया है ना कि इंटॉक्सिकेशन और वो सब जो गांधीयन प्रिंसिपल में जो आएगा यस सर। उसको नहीं करना है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ और इन सब को इम्प्रूव करने की बात की गई है, तो आप उसके तहत बात कर सकते हैं। तो वो भी एग्जाम्पल्स हो गए। तो आप समझ गए कि आपने पहले थियरी डिस्कस किया, थियरी के बाद आपने एग्जाम्पल डिस्कस किया, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन में आते हैं। व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन बताइए। अच्छा, कंक्लूजन से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जिसमें आपको चैलेंजेस और वे हेड डिस्कस करना है, बट अगर चैलेंजेस लिखना हो 2 पॉइंट तो आप क्या लिखेंगे? 2 वे हेड बताइए, 2 चैलेंजेस बताइए। चैलेंजेस में आप क्या लिखेंगे? सर एक्सेसिव लिमिटेशन आ जाते हैं सर। इनोवेशन का अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है रेस्ट्रिक्शन से, ठीक है। ये एक मेजर चैलेंज है। दूसरा, अब जैसे चैलेंजेस में एक पॉइंट, एक स्टेटमेंट था राजकमल झा का, जो कि एडिटर ऑफ, चीफ एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस है। व्हेन द लाइट्स गेट डिम, we'll look at the north star for the डायरेक्शन, ठीक है। अब ये चैलेंजेस में आप यहाँ पोस्ट करोगे कि ये एक्सप्रेशन को प्रोहिबिट करता है। दूसरा, सेडिशन चार्जेस को इम्प्लीमेंट इम्पोज करता है। तीसरा, अगर तुम देखो तो फ्रीडम को कर्टेल करता है। Certain. ये सारा पॉइंट चैलेंजेस में हो गया। और राजकमल झा वाला स्टेटमेंट जो है, व्हेन द लाइट्स गेट डिम, वी लुक एट द नॉर्थ स्टार फॉर द डायरेक्शन, ये आपने यहां पर डाल दिया। अब वे अहेड में बताइए क्या होना चाहिए? वे अहेड में होना चाहिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने चाहिए इन सबको, मतलब दोबारा रेगुलेट करने के लिए। दूसरा, पार्लियामेंट्री कमिटीज का संगठन करना चाहिए, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनमें अगर चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स और ये सेक्शन आपने आर्टिकल 33 के अंदर पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ ये पार्लियामेंट के पास है। तो आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री बॉडी के तहत ही कर सकते हैं,
कोई आप नॉर्मल एनजीओ के थ्रू इसको नहीं काम कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में बताइए, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे ये बताइए। कंक्लूजन में आई थिंक सर वो जो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका कुछ दे सकते सर हैं। एवी डाइसी, NCRCW, ठीक है, एवी डाइसी को आप कोट कर सकते हैं। ठीक, yes sir, no man is above the law, but everyone, whatever rank or condition is subject to the law of the realm. ठीक है, रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं कि एवी डाइसी की रूल ऑफ लॉ से हम कोट करके इसको समराइज कर देंगे। ठीक है, फिर NCRW की Yes, कुछ रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन ये कहती है कि फंडामेंटल राइट्स क्या बोलते हैं, DPSP के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू जो लिमिटेशंस को लॉ से, क्योंकि DPSP क्या है, DPSP इज लाइक द वन दैट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट। yes, फंडामेंटल राइट्स तो बन गए, वो चेंजेस आएंगे थोड़े बहुत, बट डायरेक्शन कौन देता है, DPSP। तो हमेशा हमारा ऑप्टिमिस्टिक रोल होना चाहिए, मतलब फ्यूचर के प्रति हम देख के बोलना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शंस हैं, नो डाउट, जो राइट्स मिले हमें, बट उन रेस्ट्रिक्शंस को टैकल करने के लिए हमारे पास DPSP एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ताकि हम जो वॉइड है, जो गैप है, जो रिक्वायरमेंट है लेजिस्लेशन की, उसको फुलफिल कर सकें। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, लिखना यस क्या क्या सर। है? सर कई जगह पे, हेलो सर, हाँ कई हाँ, जगह पे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, 14, 19 और 39 के बीच में। तो वो ठीक सारी है। चीजें कंक्लूजन में लिख सकते हैं क्या? देखिए आप ना, मतलब जैसे कंक्लूजन को ना याद रखिएगा कि सामने वाला एग्जामिनर क्या कहता है। जैसे आपके यहाँ अगर कोई घर पे आता है तो आप उसको हमेशा गुड बाय करके भेजते हैं, उसकी सारी गलतियां उसके साथ दोहराते नहीं है उसके जाने वक्त। तो ओके सर। आपका कंक्लूजन एग्जामिनर को पढ़ के ये लगना चाहिए कि इसको नंबर दे दे। आपका कंक्लूजन ये नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर के कि आप ज्यादा एनर्जी दिखा, मतलब ज्यादा आप शो ऑफ कर रहे हैं नॉलेज का। शो ऑफ का टाइम बॉडी है ना, बॉडी में शो ऑफ करेंगे अपन। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि वंस यू रीच एट द टॉप यू नीड टू बी मोर लाइक हम्बल। तो कंक्लूजन ओके। हम्बल और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अगर आप चैलेंजेस कंक्लूजन में से कंक्लूड करेंगे ना, तो उसका फायदा नहीं। आपने डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कहने का मतलब ही यही है कि हाँ भाई, हम सब समझ रहे हैं चैलेंजेस, बट जो भी हो रहा है सही हो रहा है, इसमें बदलाव की गुंजाइश है। और वो बदलाव एक विजन के तहत आएगा। वो विजन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जिसमें DPSP को, जैसे KM मुंशी का आप कमेंट्री लिख सकते हैं DPSP के रिगार्डिंग। फिर आप इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अंबेडकर की कमेंट्री लिख सकते हैं। तो इनसे आप कंक्लूड कर दीजिए। जब हमारा काम एक ओके सर। नॉर्मल टच करके हो सकता है, तो हम क्यों अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? क्योंकि हम जितना ज्यादा कंक्लूजन में उसको पॉइंट्स देंगे, हो सकता है उसको लगे ये आधा छोड़ के भाग गया। ओके समझ सर। रहे हैं आप? नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से मुझे लगा बॉडी में ही, मैं कंक्लूजन में बोल दी, सॉरी। बॉडी में ही मुझे लगा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एक ये भी हम लिख सकते हैं क्या, एक ये भी पॉइंट, जैसे आपने मार्शल लॉ, आर्म्ड फोर्सेस, ये सारा चीज इंक्लूड किया, तो हम ये भी एक पॉइंट डाल लिख सकते थे सकते क्या हैं, कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में भी कहीं आप पे लिख कॉन्फ्लिक्ट सकते हैं। होता है? आप लिख सकते हैं, और उसको इस किस तरीके से लिखेंगे ये बता रहे हैं। देखिए, आप ये नहीं लिखेंगे कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच चैलेंजेस और कंटिन्यूअस स्ट्रगल है। आप ये लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स क्योंकि सैक्रोसेंट नहीं है, और DPSP क्योंकि लिविंग विजन को हमारे बताता है। तो DPSP की जो फ्रेमिंग है उसके तहत फंडामेंटल राइट्स एक चैलेंज की तरफ पे आता है, जिसके लिए फंडामेंटल राइट्स को एडिट करने की जरूरत पड़ जाती है। समटाइम्स, यस सर। ठीक है, तो आप उस तरीके से उसको, मतलब देखिए, एक पॉइंट सर। इंफॉर्मेशन जानना और इंफॉर्मेशन को कॉपी में दिखाना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, सर ये वाला क्वेश्चन अगर 8 नंबर में आ गया तब उसको कैसे, क्या क्या आठ इसमें नंबर, होगा, क्या ये रहेगा? क्वेश्चन 8 नंबर में है तो फंडामेंटल राइट्स का आप कोई भी एक कोट उठा के डाल देंगे। फिर ठीक है। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि एक ऐसा फ्लोचार्ट बनाएंगे या टेबल बना लेंगे। टेबल में आप ये लिखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या बोलते हैं इसके जो सेक्शंस हैं, कि कैसे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है और कैसे राइट्स को स्टॉप करता है। ये 3 4 5 पॉइंट लिखेंगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा ऐसा बनाएंगे जिसमें दो दो चैलेंजेस दिखाएंगे।
दो दो वे हेड दिखाएंगे और यहाँ फिर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सर इसका ठीक। स्ट्रक्चर मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के अनुसार बता दीजिएगा फिर से लॉन्ग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन के अनुसार बता तो दिया पूरा क्वेश्चन, तो ये तो लॉन्ग ही के अनुसार बताया था पूरा स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे लिखना नहीं है। वो सर 2 मिनट में बता देते हैं। पहले तो जैसे इंट्रोडक्शन है, फिर जो फ्लो चार्ट दिए ऐसे करके स्टाइल। देखिए इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप हम्म। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को आप डिफाइन करेंगे या कोई कोटेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फंडामेंटल राइट्स के एवोल्यूशन पे बात करेंगे केसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। हम्म। फिर केसेस के बाद आप इसमें डिस्कस करेंगे कैसे सैक्रोसेंट है फंडामेंटल, कैसे फंडामेंटल राइट्स राइट्स देता है, और उसमें आप कोट करेंगे डिफरेंट आर्टिकल्स। फिर लिखेंगे कैसे फंडामेंटल राइट्स राइट्स को रोकता है, उसमें लिखेंगे डिफरेंट आर्टिकल्स। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर चैलेंजेस, फिर लिखेंगे आप वे हेड, और फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये पेपर शायद कंप्लीट हो गया, अब इस पेपर में कुछ बचा नहीं है। यस सर। ठीक है, अब इसको हमने कल इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद है? यस सर, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। उसमें एक पॉलिसी रह गया था डिस्कस करना, बाकी सब कुछ तो मैंने बता दिया था मेरे को लग रहा है। यस सर, लेदर पॉलिसी रह गया था, लेदर और ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये एक बहुत लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी पूछा जा सकता है, और शॉर्ट आंसर के लिए जिसका फुल फॉर्म है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022, जो कि आपको लेदर एंड टेक्सटाइल वाला है। ओके, यस। ठीक है। अब इसमें देखिए ना, इसमें क्या करेंगे ना कि सबसे पहले अब हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन अगर मान लीजिए हमें ये पॉलिसी के ऊपर लिखने आया, तो कैसे लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन? इसका इंट्रोडक्शन हमें ऑब्वियसली, ये क्योंकि नई पॉलिसी है तो हम हमेशा इसको करंट से लिंक करेंगे। और दूसरी बात कि हमारे पास कुछ खास डॉक्यूमेंट भी बिहार में अवेलेबल नहीं है जो इनके ऊपर कमेंट्रीज और वो सब मिल सके। जैसे भारत सरकार की कोई भी अगर नई पॉलिसी आती है तो पीएम मोदी की आप स्टेटमेंट सुनते हैं, फिर उस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनते हैं, फिर आप मान लीजिए पीआईबी की कोई स्टेटमेंट आ जाती है, फिर मान लीजिए राज्यसभा टीवी की कोई स्टेटमेंट आ जाती है। बट क्योंकि ये बिहार की है तो हमारे पास ये कमेंट्रीज की अनअवेलेबिलिटी है, ठीक है, ये अनअवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करंट्स जोड़ेंगे, और करंट का हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए हम पढ़ के बताएंगे आपको कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, कहाँ लिखना है। आपको जितना क्लास में बताया जा रहा है सिर्फ उस डेटा को समझते हुए शॉर्ट में नोट करते हुए जाना है, ताकि आपके लिए कुछ छूटे ना। ठीक है, तो अब इसमें ना पहली बात आप लिखिएगा कि टेक्सटाइल और जो ये इंडस्ट्री है भारत की, इसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आफ्टर चाइना। तो आपने इंट्रो दिया इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम इसको बिहार पे लाएंगे, ठीक है। बिहार पे कैसे, अब पहले इसको विजन से जोड़ लेते हैं इंडिया के, फिर बिहार पे इसको लेके आते हैं। इंडिया के विजन से आप इसको जोड़ेंगे तो इसका अभी फिलहाल कंट्रीब्यूशन क्या है कि 2% ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 13% एक्सपोर्ट अर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है, और ओवरऑल इसका टारगेट है $300 बिलियन का एक्सपोर्ट होना चाहिए 2024-2025 तक। ठीक है, अब इसको हम बिहार में लेके आते हैं कि बिहार में जो मिनिस्टर थे उस समय, अगर आप तुमको ध्यान होगा, शहनवाज हुसैन थे, यस सर। ठीक है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि बिहार विल नॉट compete विद द स्टेट्स इन इंडिया, बट बिहार इज गोइंग टू compete ग्लोबल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब इसमें आप मैप बनाने की आपकी अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है। अब यहाँ आप मैप बनाएंगे, अब आप ये वाली पोर्शन यहाँ मान लीजिए बिहार हो गया आपकी, यहाँ पर सिक्किम, ये आपका नेपाल हो गया। तो अब बताइए बिहार कौन कौन से जगह से डायरेक्ट लिंकेज है। एक आप डायरेक्ट लिंकेज आप देख सकते हैं कि हम तुरंत पहुंच जाएंगे बांग्लादेश, हम तुरंत पहुंच जाएंगे नेपाल, और नेबरिंग स्टेट्स तो हमारे लिए हैं ही, और प्लस हम भूटान भी पहुंच सकते हैं। ये इजी वे आउट है, ठीक है, बिहार के लिए। और बिहार इन्हीं चीजों को टारगेट करना चाहता है। तो अब इसने अपने इंडिया को जैसे डिफाइन किया, तो अब शहनवाज हुसैन की आप स्टेटमेंट को लेके कि बिहार इज नॉट थिंकिंग टू compete ओनली विद इन स्टेट्स, बट इट इज ट्राइंग टू compete ग्लोबली। ठीक है,
और ग्लोबली में आप बता देंगे कि नेपाल से compete करेगा, भूटान से करेगा, बांग्लादेश से करेगा, इधर म्यांमार से भी कर सकता है। और ये बहुत बड़ा टेक्सटाइल बेल्ट है जहां पर टेक्सटाइल, क्योंकि आप ये समझिए ना कि ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया में ठंड भी उतनी होती है, गर्म भी उतनी होती है। जैसे आप मान लीजिए अगर आप चल जाइए, क्या बोलते हैं, इक्वेटर के नजदीक इंडोनेशिया वगैरह, तो यहाँ उतनी ठंड नहीं होती है। या आप आइसलैंड चल जाइए या रशिया चल जाइए, तो यहाँ उतनी गर्म नहीं होती है। बट क्योंकि हम लोग जिस जगह पे उस जगह पे ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम दोनों मार्केट को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाई दिस पॉलिसी। बताइए वाई दिस पॉलिसी। बोलिए, कुछ सर भी फॉर दिक्कत नहीं है। सर फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंक्रीज इन रेशियो ऑफ इंडस्ट्री इन बिहार जीडीपी। वो आप बता रहे हैं कि ये पॉलिसी लाने से फायदा क्या क्या होगा, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस यस पॉलिसी सर। या इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी, नहीं ये करेंगे हम लोग डिस्कस। बट अभी पूछ रहे हैं कि वाई दिस पॉलिसी, हम क्यों टेक्सटाइल ही लेके आए। हम क्यों नहीं बोले कि हम क्या बोलते हैं आपको, नाइलॉन का हम करेंगे काम। या मान लीजिए हम आपको हमने क्यों नहीं बोला कि फॉर एन एग्जांपल हम टेक्सटाइल के बजाय मान लीजिए हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, कोई दूसरा इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। हमने Because टेक्सटाइल ही क्यों इंडस्ट्री चूज किया। Bihar is predisposed to have this. Existence of raw The material. labor Availability intensive of industry. Presence बस of raw material. एक सेकंड, एक सेकंड। Existence of raw material. The labor किसने, intensive industry. ठीक है, अब देखो पॉइंट ये है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और Cheap दूसरा labor. बिहार में चीप लेबर अवेलेबल है। दैट मेक्स अस ए गुड कंडीशन। ठीक है, ये सूटेबल बनाता है हमें इस इंडस्ट्री के लिए। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, Raw बिहार material, sir. में स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड दोनों वर्कर हैं। इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें कुछ मशीन वाले लोग भी चाहिए, कुछ बिना मशीन वाले भी चाहिए। तो क्योंकि हमारी आबादी 11 करोड़ के आसपास है, तो यार इस आबादी का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो ये फायदा ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री ले आओ भाई, हम देखो इंडस्ट्री रन करके उसको टाटा बिरला जितना बड़ा बना देंगे। ठीक है, और बताइए रॉ मटेरियल का बात किसने बोला था। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अब बताइए रॉ मटेरियल में बिहार में कहाँ कहाँ क्या क्या है, 3 एग्जाम्पल दीजिए, कल ही मैंने पढ़ाया है आपको। भागलपुर में सर सिल्क, सिल्क जूट, भागलपुर में आप क्या खोजेंगे। सिल्क वगैरह. सर सिल्क। ठीक है, किसी ने जूट बोला, जूट कहाँ पर आप खोजेंगे। किशनगंज वगैरह. सर पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज एरिया में। मतलब आप, ठीक है, ये वाली एरिया जो बिहार की, अगर आप यहाँ पर आप क्या करेंगे ना, कि अब जैसे ये आप मान लीजिए बिहार की एक छोटा सा ऐसा मैप बना देंगे, ये ठीक है, ये गंगा रिवर दिखा देंगे, और आप क्या करेंगे ना, इस एरिया को ऐसे मार्क कर देंगे और यहाँ लिख देंगे जूट। इस एरिया को आप मार्क करेंगे, यहाँ लिख देंगे सिल्क। और बताइए, फिर यहाँ भी हमने कुछ कल बताया था आपको। गोपालगंज के साइड सर हैंडलूम वगैरह. ठीक है, यहाँ हैंडलूम हैंडलूम बताया था। तो इस तरीके से 3-4 एरिया आप मार्क कर देंगे और तुरंत लिख देंगे रॉ मटेरियल में, यहीं पर एक छोटा सा मैप बनाएंगे, समझे, इतना ही छोटा, यहीं पर। ठीक है, ऐसे करके आप मैप बनाएंगे और इस तरीके से गंगा लिख देंगे, और ये एरिया मार्क करेंगे आप, ये एरिया मार्क करेंगे, ये एरिया मार्क करेंगे, और तीनों ऐसे छोटा छोटा में लिख देंगे। ठीक है, अब आप सोचिए कोई आदमी भी ऐसे ही खाली लिख के आता है और आप ऐसे मैप दिखा के आगे रॉ मटेरियल वाले में, सोचिए आप कितना नंबर पाएंगे। समझ रहे हैं। चौथा पॉइंट बताइए और क्या है। the market availability. हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंजप्शन भी हाई है, तो इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मार्केट भी मिल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट भी मिल रहा है और प्लस नेशनल मार्केट भी मिल रहा है। तो हमारे यहाँ ट्रिपल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट अवेलेबल है, ट्रिपल एम। और ट्रिपल एम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने ट्रिपल एम का कॉन्सेप्ट देते हुए क्या कहा था कि किसी भी जगह की अगर डेवलपमेंट करनी है तो उनकी ह्यूमन जो कैपेसिटी है, ह्यूमन कैपिटल, उसको इनहेंस करना पड़ेगा। और अगर ह्यूमन कैपिटल इनहेंस हो गई
तो वो 3 तरीके के मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल को वो लोग कवर कर सकते हैं। समझे? यस सर। चौथा पॉइंट बताइए, चौथा पॉइंट बताइए क्या है? मतलब पांचवा पॉइंट, 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, पांचवा बताइए। ये फ्रैगमेंटेड सेक्टर है। फ्रैगमेंटेड सेक्टर का फायदा ये होता है ना कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ, तुम्हें क्या बोलते हैं, जो रिसोर्सेज है ना वो आसानी से मिल जाते हैं। और प्लस यहाँ बिहार, क्योंकि आप तुम देखोगे कि ये रिवर वाला एरिया है, रिवराइन बेड में आता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रिवराइन बेड की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाते हैं इस पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड दिस पॉलिसी। मतलब बिहार में सूटेबल कंडीशन क्या है पॉलिसी के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया, बट इसकी नीड को भी समझना जरूरी है। नीड में बताइए, पहली बात तो ये बताइए कि कुछ कुछ बिहार की चीजें ना, मतलब हमारे यहाँ जो सक्सेसफुली रन हो रही है, कुछ एग्जांपल्स याद है आपको स्टार्टअप्स और इन सब से रिगार्डिंग? चनपटिया मॉडल। जीविका, चनपटिया मॉडल कहाँ का है? चनपटिया मॉडल वेस्ट चंपारण, चंपारण पश्चिमी चंपारण चंपारण। वेस्ट चंपारण, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, बेस्ड ऑन द चनपटिया मॉडल ऑफ वेस्ट चंपारण, गारमेंटिंग स्टार्टअप जोन हैज बीन स्टार्टेड इन बिहार। ठीक है, एंड देयर इज ए सडन नीड, एक जरूरत है बिहार में, और वो जरूरत क्या है? पहला बात तो एमएसएमई सेक्टर के लिए। दूसरा बात जरूरत क्या है कि माइग्रेंट वर्कर यहाँ पर है। तीसरा बात यहाँ क्या है कि इकोसिस्टम बिल्ड करने की जरूरत है। चौथा बात क्या है कि रोबस्ट सप्लाई चेन की जरूरत है। और पांचवा चीज क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट ले आता है, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट से ही ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, ये सब अपॉर्चुनिटीज आती है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स बताइए क्या क्या है, जल्दी जल्दी। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये अखबार में छपा हुआ था। ये अभी तक तो जो बता रहे थे वो अखबार में नहीं था, बट ये वाला पॉइंट सारे अखबार में छपे हुए थे। ये लिखते जाइए, ठीक है। हब एंड स्पोक मॉडल। दूसरा चीज क्या है? इंसेंटिवाइज करेंगे। इंसेंटिवाइज किस किस चीज में करेंगे? तो कैपिटल में भी करेंगे और एम्प्लॉयमेंट में भी करेंगे। दूसरा चीज क्या है? पावर टैरिफ का डिस्काउंट देंगे। तीसरा चीज क्या करेंगे? फ्रेट सब्सिडी देंगे। फ्रेट सब्सिडी का मतलब समझे आप? सर मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट्स ऑफ गुड थ्रू रेलवेज, या फिर कोई मतलब बड़ा सा जो क्या बोलते हैं, कार्गो ट्रक्स होती हैं उनके थ्रू, नॉर्मल ट्रक्स में नहीं। यस सर। ठीक है। चौथा, स्किल डेवलपमेंट ग्रांट। ठीक है। अब इधर आइए दूसरे पॉइंट पे, सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। फिर 10 लाख तक का आप हमको देंगे यहां पर जो ग्रांट होगा, फ्रेट मूवमेंट फॉर 5 years, पर ईयर, फॉर 5 years। ठीक है। फिर सैलरी सपोर्ट हम देंगे एम्प्लॉयज को 3K to 5K फॉर 5 years। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे ग्रांट देंगे। ठीक है। और अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए ट्रांसपोर्ट पे ग्रांट, तो 30% तक की ग्रांट की मेंशन की गई है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के तौर पे। ठीक है, ये हो गए फीचर्स। सर लास्ट के 2-3 पॉइंट फिर से बता दीजिए। कौन से वाले पॉइंट फिर से बता दीजिए, ये बताइए कौन से तक आप लिख ट्रांसपोर्ट चुके हैं? अभी वाला लेना, 30% वाला। ट्रांसपोर्ट का 30% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है। और वो 10 लाख वाला क्या था सर? वो 10 लाख वाला जो 10 लाख का तक का पर ईयर वो आपको हम ग्रांट देंगे इस फ्रेट मूवमेंट पर और रिलेटेड लॉजिस्टिक सेटअप पर, पैकेजिंग और ये सब सारे मिला जुला कर।
और सर स्टेट जीएसटी पर 100% का भी सर इन्होंने छूट दिया था। रजिस्ट्रेशन के अंदर वो आ जाएगा भाई। ओके सर। ठीक है। और दूसरा इंसेंटिव यहाँ देखो, कुछ रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा स्टेट जीएसटी का, और कुछ पोर्शन यहाँ कैपिटल और जो आपको एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन है ना वहां आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि पॉइंट ये है ना कि एग्जामिनेशन में तुम्हें कीवर्ड याद रहने चाहिए यार। और एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे नहीं भी आया ना, तो तुम जानते हो क्या लिखोगे जब भी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की सवाल आएगी? तुरंत इसके क्या बोलते हैं जो ये लिखोगे ना, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022, और इसके तहत किस कोई भी इसका 2 हब स्पोक मॉडल पे है और ग्रांट दे रहे हैं, ऐसा मोड ऑफ डेवलपमेंट, ये वे अहेड में तुम्हारा सेक्शन काम करेगा। समझ गए? यस यस सर। और अब कुछ इनेबलिंग सपोर्ट भी क्रिएट किया गया है इसके तहत। ये इनेबलिंग सपोर्ट क्या है? पहला चीज सिंगल विंडो, दूसरा उद्योग मित्रा, तीसरा अगर तुम देखोगे तो उद्योग संवाद, ठीक है। और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी क्रिएट किए गए हैं, जैसे निफ्ट पटना क्रिएट किया गया है जो इनको ट्रेनिंग देगा, स्किल डेवलपमेंट देगा। फिर एमआईटी मुजफ्फरपुर का भी किया गया है। समझ में आ गया? और फिर फाइनली इसको कंक्लूड आप कैसे करेंगे? तो इसको कंक्लूड ये करेंगे कि बिहार का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अपना विजन है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं, और बिहार आत्मनिर्भर होना चाहता है, और बिहार इंडिया के अमृत काल से लिंक होना चाहता है। $1 ट्रिलियन ठीक है का सर कितने ईयर तक, किस ईयर तक, ऐसा कुछ है सर? यार, ऐसा तो अभी कुछ प्रोजेक्टेड डेट नहीं दिया था, ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था कि बिहार $1 ट्रिलियन के प्रति जल्द ही शीघ्रता से बढ़ेगा, यही स्टेटमेंट था। ठीक है, वैसे अगर तुम कह रहे हो तो एक बार हम चेक करके तुमको कल, अगर ईयर दिया होगा तो कल बता देंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो ये तो अपना हो गया कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन था कल, जो क्वेश्चन जहां से हमने ये पूरा शुरू किया था कार्यक्रम, उस क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला। यस सर। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चैलेंजेस बताइए जरा आप लोग। सर सबसे पहला चैलेंज है हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। थोड़े कोर चैलेंजेस पे आते इंटरफेरेंस हैं ऑफ पहले, पहले कोर चैलेंजेस पे आते हैं। ठीक है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक पॉइंट हुआ। ठीक है, बोलते जाइए। लैक ऑफ रॉ सर उसके मटेरियल। बाद हमारे यहाँ फ्लड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। फिर आप गलत जगह पे जा रहे हैं। डायरेक्ट पॉइंट पे आइए, डायरेक्ट पॉइंट पे आइए, डायरेक्ट एकदम, मतलब चीजों को राइट डायरेक्ट लिंक राइट करने की इक्वलाइजेशन कोशिश लैक ऑफ करिए। पॉलिसी। स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड। कह सकते हैं, बट ये भी डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, और राइट बताइए। इक्वलाइजेशन लैक पॉलिसी। ऑफ लैक ऑफ मिनरल रिसोर्स सर। लैक ऑफ मिनरल रिसोर्स आप कह सकते हैं। ठीक है। सर सर लैक लैक ऑफ ऑफ लैक स्किल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेबर। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। और सर ये पहले लैंड कॉजेस पे रिफॉर्म, आते हैं। ठीक है, पहले कॉजेस पे आते हैं। लैंड रिफॉर्म भी सर वो नहीं रहा है ठीक से। ठीक है, रिसोर्सेज हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया। ठीक है, और बताइए। और सर मतलब हिस्टोरिकल बैगेज भी है, मतलब अच्छा, इंडस्ट्रियल एक और चीज, एडवांटेज। एक और चीज, एक और चीज, फिलोसफी की तरह मत बताइए, थोड़ा सा हमको रिपोर्ट के साथ बताइए। रिसोर्सेज क्या क्या है, लैंड रिफॉर्म में क्या प्रॉब्लम है, ये थोड़ा डेटा के साथ बताइए। मतलब थोड़ा मतलब एक सर मेगा, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस काफी हेक्टिक और स्लो होता है यहाँ पे, और डेटा तो नहीं है सर। बिना और डेटा के कैसे हम मान लें आपकी बात? रिसोर्सेज में सर झारखंड के डिवीजन के बाद लगभग 98% मिनरल रिसोर्स झारखंड के पास चला गया। ठीक है, तो जब बिहार और झारखंड इंक्लूडेड थे तो 41% मिनरल हमारे पास था, अभी फिलहाल हमारे पास 2.2% मिनरल है। ठीक है, ये हमारा रिसोर्स का कॉलम हो गया। लैंड रिफॉर्म का कॉलम बताइए। सर रिसोर्स वाला फिर से बता दीजिए वो क्या है? 51%। 41% जब बिहार झारखंड एक साथ थे, और जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो हमारे पास सिर्फ 2.2% हो गया।
और बताइए। लॉ एंड ऑर्डर इशू। लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, लाइक लॉ एंड 0.3 में। ठीक है, हम आपकी पॉइंट लिख लेते हैं, लैंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर इशू में एक पे रैंकिंग आती है, याद है? पुलिस इंडेक्स सर, शायद बिहार सबसे पीछे है 25वें नंबर पुलिसिंग पे इंडेक्स हम में। लोग, 25th नंबर पे हम लोग, ठीक है। लार्ज स्टेट्स में सबसे पीछे है ये। और लार्ज स्टेट में सबसे पीछे है, सही बात है। लैंड फ्रेगमेंटेशन का बताइए, बिहार में कितना कितना परसेंट है जिनके पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की संख्या कितनी है बिहार में, और इंडिया में 85 कितनी है? इंडिया में 85 है, 85%। बिहार में 91 है, ठीक है। इंडिया में 84 पॉइंट समथिंग है, और रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे के तहत इंडिया में 81.2% है, और बिहार में 91% है, ठीक है। और बताइए, स्किल्ड ये लेबर का बताइए। ये क्या बताया सर, 84 और 91%? इंडिया में अप्रोक्स 84% आपके पास लैंड फ्रैग मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, और बिहार में वो संख्या 91% है, ठीक है। बताइए, ये क्या बोलते हैं, स्किल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट बताइए। बिहार की, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कौन सी डेटा मेंशन करेंगे आप? तो यहाँ पर जो डेटा आप मेंशन करेंगे, उस डेटा का नाम है बिहार की जो लिटरेसी है, उस लिटरेसी का आप मेंशन करेंगे। लिटरेसी कितनी है बिहार की? 61%। ठीक है, तो आप 61% डायरेक्ट मेंशन करिए कि बिहार की लिटरेसी 61% है। और हो जा रही है। आप में मेंशन करिए बिहार की लिटरेसी 61% है। और उसके बाद आप उसमें एक और सेक्शन मेंशन करेंगे कि बिहार में आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब जो लोग पढ़ लिख जाते हैं उनकी माइग्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। फिर और आगे का पॉइंट बताइए, आगे का पॉइंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट परसेंटेज, क्लाइमेट और इन्वेस्ट कंडीशन। नहीं नहीं, क्लाइमेट पे नहीं जाएंगे अभी, क्लाइमेट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर बिहार की क्लाइमेट इकलौती, पहली बात हम लोग कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। नहीं सर, और इन्वेस्टमेंट दूसरी, क्लाइमेट बोल रहा था। ब्यूरोक्रेटिक हडल। ठीक है, आप मतलब आपके पास पॉइंट्स की कमी है ना, तो आप लिख लीजिए ब्यूरोक्रेटिक हडल। बट मतलब हम इस पॉइंट को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अगर हम एग्जामिनर होंगे ना, तो हमको ये पढ़ के पता चलेगा कि आपको नहीं आता सर है ये आंसर। लैक ऑफ कैपिटल दे सकते हैं, और उसको एग्जांपल में साइड कर देंगे, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है बिहार का। एग्जैक्टली exactly, समझ गए। आप लैक ऑफ कैपिटल भी पोस्ट कर सकते हैं, और उसमें आप क्या साइड करेंगे कि जैसे आप मान लीजिए लैक ऑफ कैपिटल लिखते हैं, तो लैक ऑफ कैपिटल के बाद इसमें दो पॉइंट मेंशन करेंगे। एक तो पर कैपिटा इनकम का मेंशन कर लेंगे, दूसरा बात एमडीपीआई का मेंशन करेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें बिहार में पॉवर्टी आपको 33 52% ऑलमोस्ट। नहीं 51% पहले था, बट नया वाले रिपोर्ट के कारण आप अगर देखेंगे तो शायद 33 या 35% है। हम आपको एग्जैक्ट अच्छा। डेटा ये कल देख के बता देंगे, ठीक है। सर 33% शायद, 33.75। हाँ 33.75 है, ठीक है। तो ये एज चीज पर आप 20। मेंशन करेंगे। ये रीसेंट, ये जैसे जो पुरानी वाली एमडीपीआई आई थी ना, वो थी 2020। नेशनल फैमिली हेल्थ 4 के तहत थी, बट नई वाली जो रिपोर्ट है वो नेशनल फैमिली हेल्थ 5 के तहत है। तो नई वाली के तहत 33% है, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर देंगे। ये तो हमारे हो गए चैलेंजेस। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंस बताइए। पॉवर्टी सर। सर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकता है ना। लिख दिया, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दिया, यही कैपिटल तो में। बात इन्होंने बोली ना, कैपिटल में लैक ऑफ कैपिटल में, तब पर कैपिटा इनकम, और ये पॉवर्टी हुआ। दूसरा चीज इलिटरेसी हो गया। तीसरा चीज विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप हो गया। चौथा चीज और क्या हो सकता है? ब्रेन ड्रेन। ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा रैंक लो है। फिर पांचवा चीज और क्या हो सकता है कि ब्रेन ड्रेन। इनोवेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सटेंसिव प्रेशर है, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक लो है। अर्बनाइजेशन। लो अर्बनाइजेशन। ये हो गए कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें आप डेटा डाल सकते हैं, आपके पास डेटा है वो। अब वे अहेड, इसमें आप हुआ चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस तो हमने लिख ही लिया। वे अहेड बताइए क्या हो सकता है। तो पहला तो आप बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का मेंशन करेंगे। दूसरा आप मेंशन करेंगे बिहार जो भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का।
तीसरा आप मेंशन करेंगे बिहार एग्रीकल्चर पॉलिसी का, कि हमें एग्रीकल्चर इंटेंसिव करना चाहिए। चौथा हम क्या करेंगे, मेगा फूड पार्क का डिस्कशन करेंगे। पांचवा हम क्या करेंगे कि हमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के प्रति बढ़ना चाहिए। छठा हम क्या करेंगे कि हम इकोसिस्टम जनरेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे 5-6 पॉइंट जो हमें मेंशन करना है। और फिर कंक्लूड हम कैसे करेंगे, तो कंक्लूजन हमने इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए हमने एक फ्रेम कर रखा है कि किसी एक क्वेश्चन में हम $1 ट्रिलियन का मेंशन कर देंगे, किसी एक क्वेश्चन में हम आत्मनिर्भर भारत के प्रति हम बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के मोटो पे आत्मनिर्भर बिहार हो जाएगा, और किसी एक क्वेश्चन में हम अमृत काल के प्रति 2047 के प्रति मूव कर रहे हैं। बस ये हमारा सेक्शंस हो गया और कंक्लूड कर दिया हमने। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्वेश्चंस के समझ में आ गया आपको। अब समझ में आएगा होगा कि क्यों मैंने ये पूरा डिटेल में पढ़ाया था और क्यों मैंने आपको सारे शुगर इंडस्ट्री और इन सब चीजों को पहले ही बता दिया था, क्योंकि फिर हमको बार बार बताना पड़ता। इसलिए मैंने पहले क्लास में वो सारे एक साथ बता दिए, ताकि अब बस हम उनको यूज करना सीखेंगे कि यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब कल के डिस्कशन में क्या करेंगे हम पहले बता दे रहे हैं आप लोग को क्या लेके आना है कल के लिए। विजन की मेंस 365 आती है, पता है आप लोग को इसके बारे में? यस सर। यस सर। यस सर। ये कल सबके पास या तो ई डॉक्यूमेंट होना चाहिए या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें से स्टैट्स हम बताएंगे इस्तेमाल कैसे करने हैं, और इन्हीं में जो खाली स्पेसेस रहते हैं ना ऊपर नीचे दाहिने बाएं, आप रेड कलर का एक पेन लेके बैठेंगे और यहीं पर कोटेशंस नोट करते जाएंगे बड़े बड़े लोगों का। यहीं पर आप रीसेंट चीजें नोट करते जाएंगे वहीं पर, ताकि आपकी हर एक मॉड्यूल यूनिट वाइज कंप्लीट होती जाए आईआर की। ठीक है, तो कल से हम आईआर की एक कंट्री उठाएंगे। और दूसरी बात, इकोनॉमिक्स में अब हमारी देखिए इंडस्ट्री वाली जितनी सेक्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ठीक है, तो अब हम कल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में एक पॉपुलेशन डिविडेंड वाली सेक्टर आती है उसको टच करेंगे। ठीक है, यस ओके सर। सर। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नो। कुछ भी पूछना है? सर इंडस्ट्री वाले में आपने क्या क्या कवर किया है? एक्चुअली मैं लेट क्लास ज्वाइन करी हूँ, आई मीन 2-3 दिन बाद। कोई दिक्कत नहीं, इंडस्ट्री कल ही कवर किया था, आज ही कवर किया था, आप दोनों दिन थे, आपने तो जितना बस 2 किया ही उतना दिन का ही। क्लास है ना, और नहीं है ना पीछे? इंडस्ट्री पे 2 ही दिन का क्लास हुआ है। ओके, थैंक यू सर। ओके, और कोई है? ठीक है, फिर क्लास रोकते हैं, कल मिलते हैं फिर। और डाउट्स, जिसको भी जो भी डाउट्स है, रिमेंबर 8:50 to 9 o'clock इज डाउट सेशन। 9 बजे से 9:40 तक हम सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं, और जिसको कोई डाउट नहीं है वो डायरेक्ट आप 9 बजे ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि आपका 10 मिनट वेस्ट हो जाए, अगर आपको लगता है कि आप इस 10 मिनट में जो बाकी लोग डाउट पूछेंगे आप सीख लेंगे कुछ, तो आप 8:50 ज्वाइन कर लीजिए। और सर मेरे को लगता है कि 8:45 लिंक शेयर कर देते हैं हर जगह। ठीक है, यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट कुछ भी? नो सर। ओके, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।